आज 10 अप्रैल 2026 है। और कंपाउंड लर्निंग के स्पेशल डीप डाइव सेशन में सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आज का हमारा मास्टर फाइल है द एग्जामिनर्स लेजर, अप्रैल 10th मास्टर फाइल। राइट। आरबीआई ग्रेड बी, सेबी, नाबार्ड और बैंक एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए ये सेशन एक ब्लूप्रिंट की तरह है। बिल्कुल। और हमारा मिशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ग्लोबल अफेयर्स और स्ट्रैटेजिक डिफेंस का एक हाई यील्ड सिंथेसिस क्रिएट करना। तो आज का डेटा सिर्फ रटने के लिए नहीं है, बल्कि एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ने का एक तरीका है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डेटा सबके पास होता है। सही बात है। लेकिन एग्जामिनर सीधे आंकड़े नहीं पूछता, वो उन आंकड़ों के पीछे छुपे हुए मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स पर सवाल बनाता है। मतलब हमें क्यों और कैसे पर फोकस करना है। तो चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत इकोनॉमी के फाइनेंशियल वेदर फोरकास्ट से करते हैं। जीडीपी से बेहतर क्या हो सकता है? बिल्कुल। वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए इंडिया का ग्रोथ एस्टिमेट 7.3 से बढ़ाकर 7.6% कर दिया है। काफी बड़ा जंप है। हाँ, और फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए इसे 6.3 से 6.6 कर दिया है। इसके 3 कोर ड्राइवर्स बताए गए हैं, जो कि हैं स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, जीएसटी रैशनलाइजेशन और यूके और ईयू के साथ होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। राइट। लेकिन एक सबसे बड़ा खतरा यानी हेडविंड भी है, वेस्ट एशिया का टेंशन। हाँ, ये एक बड़ा फैक्टर है। अब मैं यहाँ थोड़ा उलझ रही हूँ। वर्ल्ड बैंक ने पूरे साउथ एशिया के लिए 26 का डेटा इन्हें रखा है और 27 के लिए इसे गिराकर सिर्फ 6.3 प्रोजेक्ट किया है, ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की दिक्कतों की वजह से। बिल्कुल। तो वेस्ट एशिया के टेंशन का असर इंडिया और साउथ एशिया पर इतना अलग अलग क्यों पड़ रहा है? देखिए, इसका सीधा कनेक्शन हमारे मैक्रो फंडामेंटल से है। वेस्ट एशिया में टेंशन का मतलब है क्रूड ऑयल का महंगा होना। अच्छा। इंडिया और बाकी साउथ एशियन देश दोनों ही ऑयल इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इंडिया के पास एक मैसिव फॉरेक्स रिजर्व है, यानी हमारे पास एक बफर है। एग्जैक्टली। और हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर भी बहुत रेजिलिएंट है। और जीएसटी से जो डोमेस्टिक डिमांड बढ़ी है, हाँ, उसने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम कर दी है। तो इंडिया इस एनर्जी शॉक को आसानी से झेल सकता है, जबकि बाकी साउथ एशिया के पास ये बफर नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसलिए उनका पूरा प्रोजेक्शन डीरेल हो जाता है। समझ गई, मतलब हमारा शॉक एब्जॉर्बर बहुत मजबूत है। राइट। अच्छा, अगर आरबीआई की पहली बाय मंथली एमपीसी मीट को देखें तो उन्होंने 26 के लिए 7.6 और 27 के लिए 6.9 प्रोजेक्ट किया है। और इसके ड्राइवर्स बताए हैं स्टेबल इन्फ्लेशन और रोबस्ट एक्सपोर्ट्स। हाँ, क्योंकि आरबीआई का प्राइमरी फोकस तो महंगाई कंट्रोल करना ही होता है। और अगर क्रिसिल रेटिंग्स को देखें तो उनका बेंचमार्क 7.6 और 7.1 है, जो कि आरबीआई के काफी करीब है। एग्जैक्टली। वैसे वर्ल्ड बैंक की बात हुई है तो एक क्विक रिकैप कर लें। हाँ। इसकी स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। और अभी इसके प्रेसिडेंट अजय बंगा हैं। बिल्कुल। तो इकोनॉमी के इस मौसम को देखते हुए चलिए मार्केट रेगुलेटर्स की तरफ चलते हैं, सेबी और आईआरडीआई की तरफ। हाँ, सेबी ने कैपिटल मार्केट्स के लिए एक बड़ा वन टाइम रिलीफ अनाउंस किया है। क्या रिलीफ है? और दूसरा मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग यानी एमपीएस नॉर्म्स, जिसमें 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग चाहिए होती है। राइट। उसकी डेडलाइन भी 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी है, बिना किसी पेनाल्टी के। और शायद सेबी ने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए सेबी सेतु भी लॉन्च किया है। हाँ, वो एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। लेकिन मेरा सवाल ये है, पूछिए। अगर सेबी आईपीओ वैलिडिटी बढ़ा रहा है और एमपीएस में इतनी छूट दे रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि रेगुलेटर्स को लग रहा है कि मार्केट कमजोर है? ये सोचना नेचुरल है, पर यहाँ कमजोरी और अनसर्टेनिटी में फर्क है। कैसे? सेबी मार्केट को कमजोर नहीं मान रहा, वो बस फोर्स्ड सेलिंग को रोक रहा है। फोर्स्ड सेलिंग? हाँ, सोचिए किसी कंपनी ने आईपीओ के लिए पेपर वर्क किया, पर वेस्ट एशिया में पंगा हो गया, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा नहीं लगाएंगे। एग्जैक्टली। अगर कंपनी अभी आईपीओ लाई तो शेयर्स सस्ते में बिकेंगे। सेबी ने उन्हें वेट करने का टाइम दे दिया। अच्छा, और एमपीएस में भी यही लॉजिक है? बिल्कुल। अगर प्रमोटर्स अभी शेयर्स डंप करेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान होगा। ये मार्केट को बचाने का तरीका है। वाओ, ये तो रिटेल इन्वेस्टर की सेफ्टी का मामला है। 100%। दूसरी तरफ इंश्योरेंस में आईआरडीआई ने एक बड़ा मैंडेट दिया है। इंडीएस वाला? हाँ, 1 अप्रैल 2026 से सभी इंश्योरेंस कंपनियों को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लागू करने होंगे। ये बहुत बड़ा मूव है। और उन्होंने प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस का रिव्यू करने के लिए आईएसी के तहत एक सब कमिटी भी बनाई है। ये इंडिया से इतना इंपॉर्टेंट क्यों है?
क्योंकि ये हमारी कंपनियों की बुक्स को ग्लोबली अलाइन कर देगा। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स को आसानी होगी। एग्जैक्टली पहले अकाउंटिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट पर होती थी, अब फेयर वैल्यू पर होगी। यानी आज के मार्केट रेट पर। हाँ, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और कैपिटल फ्लो आएगा। और जब कैपिटल फ्लो आता है तो क्रेडिट और स्टार्टअप्स को बूम मिलता है। बिल्कुल, सीधा असर है। तो चलिए 2026 की यूनिकॉर्न टाइमलाइन देखते हैं। जनवरी में जैस्पे बना, जो एक फिनटेक है। फरवरी में कृत्रिम, जिसे निसा भी कहते हैं, एआई और क्लाउड स्पेस में। और अप्रैल में क्रेडिट बी, जो डिजिटल लेंडिंग में है। इन्होंने सीरीज ई में $280 मिलियन रेस किए हैं। क्या बात है। हाँ, इसकी वैल्यूएशन अब $8.5 बिलियन है। मोतीलाल ओसवाल, हॉर्नबिल और MUFG इसके इन्वेस्टर्स हैं। और अब इंडिया में टोटल यूनिकॉर्न्स 128 हो गए हैं। राइट। आप एक पैटर्न नोटिस कर रही हैं, फिनटेक, एआई और डिजिटल लेंडिंग। मतलब पैसा डिलीवरी ऐप से हटकर कोरटेक में जा रहा है। एग्जैक्टली। जो क्रेडिट एक्सेस को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं। और इसी क्रेडिट एक्सेस पर नीति आयोग का एक कमाल का डेटा डैशबोर्ड आया है। उसका टाइटल क्या है? फ्रॉम बोरोअर्स टू बिल्डर्स, विमेन एंड इंडियाज इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट। बहुत पावरफुल टाइटल है। इसके स्टैट्स तो और भी क्रेजी हैं। महिलाओं ने टोटल 76 लाख करोड़ का क्रेडिट लिया है। वाओ। जो सिस्टम के टोटल क्रेडिट का 26% है। 2017 से इसमें 4.8 गुना की ग्रोथ हुई है। मतलब क्रेडिट पेनिट्रेशन काफी बड़ा है। हाँ, 19% से सीधे 36%। क्या बात है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोल्ड और पर्सनल लोन सबसे पॉपुलर हैं और सबसे ज्यादा ग्रोथ यूपी और बिहार में है। ये डेटा बहुत कुछ कहता है। वही तो मैं पूछने वाली थी। यूपी बिहार जैसे राज्यों में महिलाओं का गोल्ड लोन लेना, ये ग्राउंड लेवल पर किस बदलाव का इशारा है? देखिए, ट्रेडिशनल बैंकिंग में लोन के लिए जमीन या प्रॉपर्टी के पेपर चाहिए होते हैं, जो आमतौर पर पुरुषों के नाम होते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिस पर महिलाओं का अपना कंट्रोल होता है। राइट। यूपी बिहार में क्रेडिट की हमेशा कमी रही है। जब महिलाएं अपना गोल्ड बैंक में रखकर लोन लेती हैं तो वो उसे किसी सिलाई की दुकान या छोटे बिजनेस में लगाती हैं। बिल्कुल। इसीलिए नीति आयोग उन्हें बिल्डर्स कह रहा है। ये एक बॉटम अप इकोनॉमिक रेवोल्यूशन है। मतलब उन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स की कमी को गोल्ड लोन से बाईपास कर दिया। बिल्कुल सही। ये सच में अमेजिंग है। और बैंक भी अब इसी हिसाब से प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि पीएनबी और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। हाँ, पीएनबी जेम सहाय पोर्टल पर एक लेंडिंग पार्टनर बन गया है, सेलर्स को कोलैटरल फ्री लोन देने के लिए। और डीबीएस बैंक ने कुछ अलग किया है, राइट? हाँ, डीबीएस इंडिया ने डीबीएस एस्पायर लॉन्च किया है। ये इमर्जिंग एफ्लुएंट या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए, जिनका मिनिमम एवरेज बैलेंस 5 लाख रुपए हो। राइट। और सेक्टोरल माइलस्टोन्स की बात करें तो सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक ने 1 लाख करोड़ का बिजनेस मार्क पार कर लिया है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा अर्बन कोऑप बैंक है। और कैनरा HBSC लाइफ ने नेक्स्ट जेन यूलिप लॉन्च किया है, प्रॉमिस फॉर वेल्थ। तो एक तरफ पीएनबी छोटे सेलर्स को लोन दे रहा है और दूसरी तरफ डीबीएस अमीरों के लिए वेल्थ मैनेजमेंट ला रहा है। ये हमारी इकोनॉमी की मैच्योरिटी दिखाता है। बिल्कुल। और जब महिलाओं और MSME का फाइनेंशियल एम्पावरमेंट होता है तो अगला स्टेप होता है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। एग्जैक्टली। तो चलिए नेशनल अफेयर्स और पॉलिटी की तरफ चलते हैं। एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मैथ समझते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। हाँ, जिसे 106वां संविधान संशोधन या 128वां बिल कहते हैं। अभी हमारी लोकसभा में 543 सीटें हैं, राइट। परिसीमन या डिलिमिटेशन के बाद इसमें 50% का एक्सपेंशन होगा, यानी नई सीटें 816 हो जाएंगी। बिल्कुल। और महिलाओं के लिए जो 33% कोटा है, उससे उनके लिए 273 सीटें रिजर्व हो जाएंगी। और ये सब 2011 की जनगणना पर आधारित होगा। राइट। इसका कमीशन जून तक बन जाएगा और ये 2029 के चुनावों तक इफेक्टिव होगा। इसके लिए संविधान के 3 आर्टिकल्स रिवाइज हुए हैं, आर्टिकल 81, 170 और 82। इसका राज्यों पर क्या इम्पैक्ट होगा? जैसे यूपी विधानसभा की सीटें जो अभी 403 हैं, वो बढ़कर 600 से ज्यादा हो जाएंगी। ये तो डेमोग्राफी का सीधा रिफ्लेक्शन है। लेकिन कैबिनेट के दूसरे फैसले भी काफी बड़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले। हाँ, CCEA ने अरुणाचल प्रदेश में 2 मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इसमें 40,175 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है एक बॉर्डर स्टेट के लिए। और पेट्रोकेमिकल्स में पचपदरा ने HPCL राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट की कॉस्ट रिवाइज करके 79,459 करोड़ कर दी गई है, जो जुलाई 26 तक ऑपरेशनल होगा। राइट। एग्रीकल्चर में भी कैबिनेट ने खरीफ 2026 के लिए
P&K फर्टिलाइजर्स पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी अप्रूव की है। जिसका बजट लगभग 41,500 करोड़ है। हाँ, और ICAR ने एक स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई है एग्रीकल्चरल रेजिलियंस के लिए। मैन्युफैक्चरिंग में अलमाई ने डोमेस्टिक डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एल्यूमिनियम भारत पहल शुरू की है। काफी कुछ हो रहा है। अब यहाँ मुझे एक स्ट्रेटेजिक पैटर्न दिख रहा है। कैसा पैटर्न? परिसीमन के बाद यूपी की सीटें 600 पार जाना और दूसरी तरफ अरुणाचल में 40,000 करोड़ का मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट पास होना। राइट। क्या ये कैबिनेट के फैसले डेमोग्राफी और ज्योग्राफी को स्ट्रेटेजिक रूप से बैलेंस करने का हिस्सा हैं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। गवर्नेंस असल में रिसोर्स एलोकेशन ही तो है। राइट। यूपी में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है तो वहां सीट्स बढ़ाना एक डेमोक्रेटिक जरूरत है। और अरुणाचल? अरुणाचल हमारा सेंसिटिव बॉर्डर है। वहां पहाड़ों में प्रोजेक्ट्स लगाने का मतलब सिर्फ बिजली बनाना नहीं है। तो और क्या है? वहां सड़कें, टनल और ब्रिज बनेंगे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। मतलब एक तरफ प्लेस में रिप्रेजेंटेशन बढ़ा रहे हैं और बॉर्डर्स पर सोवरेनिटी मजबूत कर रहे हैं। एग्जैक्टली। चलिए, नेशनल से निकलकर अब हम राज्यों की न्यूज पर आते हैं जहां से काफी MCQs बनते हैं। ज्योग्राफिक इंटेलिजेंस। हाँ, JNK में सेंट्रल मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किश्तवाड़ में सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी और डोडा में डॉपलर वेदर रडार अनाउंस किया है। बहुत जरूरी है वहाँ के मौसम के लिए। मध्य प्रदेश ने 2026 को ईयर ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लेयर किया है और भोपाल RPO ब्रेल और साइन लैंग्वेज सर्विस शुरू करने वाला भारत का पहला पासपोर्ट ऑफिस बन गया है। वाओ, ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। साउथ में पुडुचेरी के चुनाव आयोग ने वोटर्स के स्वागत के लिए नीला नाम का ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया है। AI का बढ़िया यूज है। यूपी में ग्रेटर नोएडा मेट्रो यूनिवर्सिटी को मंजूरी मिल गई है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल पर साइन किए हैं, जिसमें अवैध धर्मांतरण के लिए 10 से 20 साल की जेल है। राइट। और तेलंगाना ने कैंसर को NCD मॉनिटरिंग के लिए नोटिफाइबल डिजीज घोषित कर दिया है। यानी अब कैंसर का हर केस रजिस्टर होगा। एग्जैक्टली। अब इन खबरों में देखिए, एक तरफ पुडुचेरी में AI रोबोट नीला का यूज हो रहा है। हाँ। और दूसरी तरफ भोपाल में ब्रेल सर्विस जैसे बेसिक इंक्लूसिविटी लाई जा रही है। क्या राज्यों की गवर्नेंस प्रायोरिटीज उनकी क्षेत्रीय जरूरतों के हिसाब से एकदम अलग दिशाओं में जा रही हैं? देखिए, यही तो फेडरल सिस्टम की ब्यूटी है। कैसे? पुडुचेरी काफी अर्बनाइज्ड है, वहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, तो वो रोबोटिक स्ट्राइक कर सकते हैं। राइट। जबकि MP में पब्लिक सर्विस डिलीवरी को हर नागरिक तक पहुंचाने का काम हो रहा है, जो कि ब्रेल सर्विस से दिख रहा है। बिल्कुल। हर राज्य अपने रिसोर्स और अपनी इमीडिएट जरूरत के हिसाब से इनोवेट कर रहा है। और ये इनोवेशन हमें लोकल से सीधे ग्लोबल लेवल पर ले जाता है। UN वाली खबर। हाँ, यूनाइटेड नेशंस में भारत ने एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत दर्ज की है। इंडिया को UN ECOSOC की 4 बॉडीज में एक्लेमेशन के माध्यम से चुना गया है। एक्लेमेशन यानी निर्विरोध। एग्जैक्टली, बिना किसी वोटिंग के सर्वसम्मति से। कौन सी 4 बॉडीज हैं? पहली है CSTD यानी कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टर्म है 27 से 30। ओके। दूसरी है NGO कमिटी, इसका भी टर्म 27 से 30 है। तीसरी है CPC यानी कमिटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन, इसका टर्म 27 से 29 है। राइट। और चौथी है CESCR, जहां एम्बेसडर प्रीति सरन फिर से चुनी गई हैं 27 से 30 के लिए। बहुत बढ़िया। और ECOSOC की बात करें तो ये 1945 में बनी थी, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और ये UN के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है, एक्लेमेशन से चुनाव जीतना मतलब क्लास में बिना लड़े मॉनिटर बन जाना। हाँ, क्योंकि सबको आपकी लीडरशिप पर भरोसा है। राइट। तो इन 4 कमिटियों में भारत का एक साथ बैठना हमारी सॉफ्ट पावर कूटनीति के लिए कितना बड़ा एडवांटेज है? बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये दिखाता है कि पूरी दुनिया को इंडिया पर भरोसा है। NGO कमेटी में बैठने से हम ये तय कर सकते हैं कि UN में किस सिविल सोसाइटी को आवाज मिलेगी। ओहो, ये तो काफी पावरफुल पोजीशन है। और साइंस एंड टेक कमेटी से हम ग्लोबल AI और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूल्स बनाने में लीड कर सकते हैं। मतलब हम अब रूल्स फॉलो करने वाले नहीं, रूल्स बनाने वाले बन गए हैं। बिल्कुल। ग्लोबल लीडरशिप को समझना इंटरनेशनल रिलेशंस का सबसे अहम हिस्सा है। जैसे वियतनाम में एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है हाल ही में। अच्छा। हाँ, वहां तू लाम को यूनानिमसली प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है, एक 5 साल के टर्म के लिए। पर ध्यान देने वाली बात सिर्फ नए प्रेसिडेंट का आना नहीं है। तो मेन पॉइंट क्या है यहाँ? सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी का रोल भी अपने पास ही रिटेन कर रहे हैं। ओह, आई सी। मतलब एक सेंट्रलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर। एग्जैक्टली। वियतनाम पॉलिटिकली एक सिंगल पार्टी स्टेट है
जब एक ही नेशनल लीडर, प्रेसिडेंट और पार्टी जनरल सेक्रेटरी दोनों पोजीशंस होल्ड करता है तो ये पावर के एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन को मिरर करता है। राइट। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में सिर्फ तूलाम का नाम नहीं आएगा, बल्कि इस ड्यूअल रोल की सिग्निफिकेंस पर ट्विस्ट करके सवाल बन सकता है। बिल्कुल। एग्जामिनर इस यूनिटरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर लंबे स्टेटमेंट्स बनाकर डीप नॉलेज टेस्ट करेगा। पर एक सवाल उठता है यहाँ, अगर पावर इतनी ज्यादा टॉप हैवी और सेंट्रलाइज्ड हो जाए तो क्या ये डिप्लोमेसी और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक ग्लोबल रिस्क नहीं बन जाता? देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स रिस्क तो देखते हैं, पर उन्हें पॉलिसी स्टेबिलिटी भी उतनी ही पसंद आती है। हाँ, वो भी है। सेंट्रलाइजेशन से ना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है, रेड टेप कम हो जाता है और पॉलिसीज में एक सर्टेनिटी आती है। इसीलिए मेजर ग्लोबल पावर्स ऐसी शिफ्ट्स को क्लोजली मॉनिटर करती हैं। सही बात है। और डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप्स की बात हो ही रही है तो यूएस इंडिया डिफेंस टाइज का भी एक बड़ा अपडेट है हमारे पास। हाँ, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री का रीसेंट पेंटागन विजिट। एग्जैक्टली। ये सिर्फ एक फोटो आपने थी। इस डायलॉग का मेन फोकस डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस और लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन्स पर था, लेकिन सबसे स्ट्रेटेजिक हिस्सा था उन 4 फाउंडेशनल डिफेंस पैक्ट्स का रिव्यू जो इंडिया और यूएस के बीच लगातार साइन हुए हैं, लेमोआ, कॉमकैसा, बीका और एसओएसए। राइट। अब इन चारों पैक्ट्स को क्रोनोलॉजी में याद रखना और इनके फंक्शंस को क्लियर रखना हमेशा एक चैलेंज होता है। काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है ये कैंडिडेट्स के लिए। हाँ, तो इसको एक नया घर बनाने की प्रोसेस से कंपेयर करके देखते हैं। जैसे किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए सबसे पहले जमीन और बेसिक लॉजिस्टिक्स चाहिए होती है। सही कहा, फाउंडेशन सबसे पहले आती है। वही तो 2016 में LMOA आया, यानी लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, जो दोनों देशों की मिलिट्रीज को एक दूसरे के बेसिस और फ्यूल फैसिलिटीज यूज करने की ग्राउंड लॉजिस्टिक्स देता है। और जब लॉजिस्टिक्स सेट हो गया तो आपस में सिक्योर कम्युनिकेशन जरूरी हो जाता है। एग्जैक्टली। इसके लिए 2018 में कॉमकॉसा साइन किया गया कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी के लिए। उसके बाद तीसरे स्टेप में आपको अपने आसपास का मैप और टोपोग्राफी समझनी होती है, जो कि बीका है, 2020 का अग्रीमेंट। हाँ, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट। ये स्ट्रिक्टली जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस और मैपिंग डेटा शेयर करने के लिए है। और एंड में जब घर ऑपरेशनल हो जाए तो सप्लाई चाहिए होती है। राइट, यानी SOSA, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, जो 2024 में लाएगा। बिल्कुल, जो डिफेंस गुड्स की कंटिन्यूअस सप्लाई को लीगली इंश्योर करता है। तो लॉजिस्टिक्स, फिर कम्युनिकेशन, फिर मैपिंग और आखिर में सप्लाई। ये बहुत अच्छा एनालॉजी है। इन अग्रीमेंट्स को इनके प्रैक्टिकल फंक्शंस के साथ लिंक करके याद रखना मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट के लिए बेस्ट तरीका है। हाँ, क्योंकि एग्जाम में डेट्स और एब्रिविएशंस को मिक्स कर देते हैं। एग्जैक्टली। ये सीक्वेंस असल में एक देश के दूसरे देश पर बढ़ते हुए ट्रस्ट का ब्लूप्रिंट है। और अगर हम बायलैटरल से हटके ग्लोबल मल्टीलैटरल फोरम्स की तरफ देखें तो वहां भी हलचल है। UNFCCC के क्लाइमेट समिट्स की बात हो रही है, राइट? हाँ, यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट समिट्स में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है। इंडिया ने ऑफिशियली COP33 होस्ट करने की बिड से अपना नाम वापस ले लिया है, जो 2028 में आयोजित होने वाला था। वेट, रियली? तो अब कौन बचा है वहां? इस विड्रॉल के बाद अब साउथ कोरिया 2028 के लिए सोल बिडर रह गया है। ये इंडिया का अचानक विड्रॉल डेफिनेटली अपने डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज और डोमेस्टिक क्लाइमेट पॉलिसी के बीच किसी रीअलाइनमेंट का नतीजा लगता है, पर एग्जाम फोकस से देखें तो वो अपकमिंग वेन्यूज मैट्रिक्स तैयार होती है, जो हर साल मल्टीपल क्वेश्चंस जनरेट करती है। एग्जैक्टली। तो आने वाले समिट्स की लिस्ट कुछ ऐसी है। COP30 होने वाला है 2025 में बेलिम, ब्राजील में। फिर COP31 होगा 2026 में तुर्किया में, और COP32 2027 में एडिस अबाबा, इथियोपिया में। अब इन वेन्यूज को ध्यान से एनालाइज करने पर एक पैटर्न दिखता है, ब्राजील, तुर्किया और इथियोपिया। हाँ, मतलब ज्यादातर डेवलपिंग नेशंस हैं। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि ग्लोबल साउथ और इमर्जिंग इकोनॉमीज अब ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी बनाने में डायरेक्टली लीड कर रहे हैं। पहले ये समिट्स रिच वेस्टर्न नेशंस में होती थी। राइट। तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में ये आने वाले 3 साल की मैट्रिक्स तो बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए दिमाग में। बिल्कुल। तो जमीन की क्लाइमेट डिप्लोमेसी तो क्लियर हो गई। अब इस अर्थ के कॉन्टेक्स्ट से निकलकर सीधा डीप स्पेस की तरफ चलते हैं। जमीन के टारगेट्स के बाद अब सीधा चांद का टारगेट। साइंस एंड टेक सेक्शन में आर्टेमिस 2 मिशन सच में आने वाले दशक का सबसे बड़ा स्पेस लीप है। नासा का ये मिशन आर्टेमिस प्रोग्राम का पहला क्रूड मिशन होगा।
यानी एक्चुअली एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाएंगे इस फ्लाइट में। और 4 मान फाइनलाइज भी हुए हैं। रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कॉक्स और जेरेमी हैंसन। पर यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट चेक करने वाली बात यह है कि ये लोग चांद की सतह पर लैंड नहीं करेंगे। अच्छा, सिर्फ फ्लाई बाय मिशन है ये? एग्जैक्टली। आर्टेमिस 2 स्ट्रिक्टली एक फ्लाई बाय मिशन है। इनका ऑब्जेक्टिव डीप स्पेस फ्लाइट सिस्टम्स और लाइफ सपोर्ट को टेस्ट करना है बिना लैंडिंग के। और इसमें जो स्पेसक्राफ्ट यूज हो रहा है वो है ओरायन, और व्हीकल है नासा का मैसिव स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS। इस मिशन का आर्किटेक्चर सुनने में सिंपल लगता है, पर इसके अंदर ऑर्बिटल मैकेनिक्स के 2 बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स छुपे हैं जो साइंस टेक क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं? पहला है ट्रांसल्यूनर स्लिंगशॉट और दूसरा है फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री। ओह वाओ, इन कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज करना काफी रिलेटेबल है। ट्रांसलूनर स्लिंगशॉट बिल्कुल एक गुलेल या स्लिंगशॉट की तरह काम करता है। गुलेल की तरह कैसे? देखिए, रॉकेट जब स्पेसक्राफ्ट को मून की दिशा में पुश करता है तो वो वहां रुकता नहीं है। मून की जो एक्सट्रीम ग्रेविटी होती है ना, वो एक इलास्टिक बैंड का काम करती है। वो ट्रेजेक्ट्री को बेंड करके स्पेसक्राफ्ट को वापस अर्थ की तरफ फेंकने के लिए बिना एक्स्ट्रा फ्यूल के प्रोपेल कर देती है। राइट, तो एक्स्ट्रा प्रोपल्शन फ्यूल बर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ती वापसी के लिए। बिल्कुल, मून का मोमेंटम ही रास्ता तय कर देता है। एग्जैक्टली। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था? फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री। और ये उस नेचुरल प्रोपल्शन मेथड का ही एक बैकअप है। जैसे मान लीजिए अगर स्पेस में आधी राह पर ओरियन स्पेसक्राफ्ट के प्राइमरी और सेकेंडरी इंजन्स फेल हो जाएं, तो लॉजिक के हिसाब से तो वो लोग स्पेस में ही फंस जाएंगे। वही। पर फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री एक ऐसी मैथमेटिकली कैलकुलेटेड पैसिव सेफ्टी बैकअप है जहां किसी इंजन थ्रस्ट की जरूरत नहीं होती। सिर्फ सेलेस्टियल बॉडीज की ग्रेविटी ही उन्हें घुमाकर सेफली अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस ला सकती है। मतलब टेक्नोलॉजी के भरोसे छोड़ने के बजाय ग्रेविटी के बेसिक लॉज से सिक्योर किया गया है। एकदम साफ भाषा में यही इसका पर्पस है। एग्जाम के असर्शन रीजनिंग फॉर्मेट के लिए ये परफेक्ट बनता है। असर्शन होगा कि आर्टेमिस 2 यूजेस अ फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री, और रीजन होगा कि ये इंजन फेलियर के केस में क्रिटिकल सेफ्टी बैकअप है। सही बात है। और स्लाइड में एक हाई अर्थ ऑर्बिट का भी मेंशन है। स्पेसक्राफ्ट 74,000 यानी 74,000 किलोमीटर्स की दूरी तक जाएगा। राइट, जो कि ISS के 400 किलोमीटर से बहुत ज्यादा है। एग्जामिनर इस फिगर को ऑल्टर करके ट्रैप्स क्रिएट कर सकता है। तो 74,000 किलोमीटर का फिगर लॉक हो गया। अब स्पेस के इन सेफगार्ड से निकलकर जमीन पर लौटते हैं। हाँ, स्पेसिफिकली इंडिया की मैरिटाइम और बॉर्डर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स पर। डिफेंस ऑपरेशंस का लेजर इस बार काफी डेंस है। हाँ, जैसे INS त्रिकांड, जो एक तलवार क्लास फ्रिगेट है, वो इस वक्त मोम्बासा केन्या में डिप्लॉयड है। वहाँ वो केन्या नेवी के साथ पैसिक्स कंडक्ट कर रहा है। पैसिंग एक्सरसाइज, राइट? हाँ, और साथ ही साउथ वेस्ट इंडियन मैरिटाइम फेस्टिवल और फ्रेंच नेवी की 400th एनिवर्सरी में भी हिस्सा ले रहा है। और इसके अलावा INS सुदर्शनी सेटे फ्रांस में है। और अगर लैंड फोर्सेस की बात करें तो एक्सरसाइज साइक्लोन 4 चल रही है इजिप्ट में। ये इंडिया और इजिप्ट की जॉइंट स्पेशल फोर्सेस का चौथा एडिशन है। राइट, और JNK में पुलिस फोर्सेस के लिए काउंटर टेरर ट्रेनिंग चल रही है, जिसे इंडियन आर्मी की टाइगर डिवीजन आयोजित कर रही है। इन ऑपरेशंस के साथ साथ कुछ बहुत सिग्निफिकेंट MOUs भी साइन हुए हैं, जैसे NTPC ने फ्रांस की EDF के साथ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए MOU साइन किया है। और DCI यानी ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कोलंबो डॉकयार्ड श्रीलंका के साथ शिप रिपेयर के लिए अलायंस बनाया है। साथ ही साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए FIU इंडिया ने I4C के साथ एंटी फ्रॉड पैक्ट फॉर्मलाइज किया है। एक मिनट, यहाँ एक पैटर्न नोटिस किया क्या? फ्रांस का नाम इस लिस्ट में 2 बार आ रहा है। INS सुदर्शनी भी वहां है और NTPC ने भी EDF फ्रांस के साथ साइन किया है। क्या ये किसी डीप स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट का इशारा है? बिल्कुल, डॉट्स कनेक्ट करने की जरूरत है यहाँ। फ्रांस डिफेंस और एनर्जी में देश का सबसे रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर उभरा है। फाइटर जेट से आगे बढ़कर अब न्यूक्लियर एनर्जी और जॉइंट मैरिटाइम एक्सरसाइजेज में भी डीप इंटीग्रेशन हो रहा है। सही कहा। और साथ ही DCI और श्रीलंका के MOUs को इंडियन ओशन के जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। चाइना की बढ़ते मैरिटाइम प्रेजेंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए पड़ोसी पोर्ट्स में इन्वेस्ट करना एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी है। राइट। तो अब इन इंस्टीट्यूशंस और MOUs के पीछे जो लोग हैं उन पर आते हैं पर्सन्स इन न्यूज़। हाँ,
अपॉइंटमेंट्स और ओबिचुरीज वाला सेक्शन। लीडरशिप अपॉइंटमेंट्स में दीप जारीवाला को यूटी ORML गवर्नेंस चेयर फॉर क्वांटम डिवाइसेस नियुक्त किया गया है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी और ओक रिज नेशनल लैब का जॉइंट रोल है। दूसरा नाम यूबी प्रवीण राव का है, जो NASSCOM फाउंडेशन के चेयरपर्सन बने हैं। और हिस्टोरिक माइलस्टोन्स में मेनका गुरुस्वामी का नाम हिस्ट्री बुक्स में दर्ज हुआ है। वो पहली ओपनली क्वेयर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई हैं जिन्होंने राज्यसभा में ओथ ली है। ओ वाओ, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और ओबिचुरीज में भी ऐसे नाम हैं जो हिस्ट्री से जुड़े हैं। जिम विटिका की डेथ हुई है 97 साल की एज में। वो माउंट एवरेस्ट समिट करने वाले पहले अमेरिकन थे। राइट। इसके अलावा मोहसिना किजवाई जो वेटरन INC लीडर और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थी, और अबू हसम खान चौधरी जो खुद फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे, उनका भी निधन हुआ है। मीनाक्षा गुरुस्वामी और जिम विटिका वाले पॉइंट्स पर अगर ध्यान दें तो एपेक्स एग्जाम्स में हमेशा ऐसे फर्स्ट्स यानी पहला इंसान या पहली बार वाली चीजों पर डायरेक्ट सवाल आते हैं। एग्जैक्टली। माइलस्टोन्स वाले फैक्ट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के डायरेक्ट टारगेट्स होते हैं। उनमें कोई ओपिनियन नहीं होता, सीधा फैक्ट होता है। और दीप जरीवाला का अपॉइंटमेंट क्वांटम टेक जैसी इमर्जिंग फील्ड में है, जो साइंस करंट अफेयर्स के लिए क्रूशल है। हाँ, क्वांटम तो वैसे भी आगे का फ्यूचर है। चलिए अब इन इंडिविजुअल पर्सनालिटीज से एक क्विक गियर शिफ्ट करते हैं और हार्ड डेटा, इंडिसेस और डेट्स पर चलते हैं। रैपिड फायर इंटेलिजेंस। स्पोर्ट्स में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो बिश्केक में हुई, वहां इंडिया ने ग्रेको रोमन में 5 मेडल्स जीते हैं। और क्रिकेट हिस्ट्री में लॉरा कार्डोसो जो ब्राजील से हैं, वो पहली क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने एक सिंगल T20I मैच में 9 विकेट्स लिए हैं। वेट, रियली? ब्राजील और क्रिकेट? हम नॉर्मली ब्राजील को फुटबॉल से जोड़ते हैं, पेले, नेमार, पर क्रिकेट में सिंगल T20I में 9 विकेट्स। ये फैक्ट एग्जाम में कंफ्यूजिंग ऑप्शन बनकर आएगा यार। वही तो ट्रैप है। अगर MCQ में कंट्री पूछी जाए तो लोग ब्राजील को सबसे पहले एलिमिनेट कर देंगे। हाँ, नेचुरल इंस्टिंक्ट वही कहेगी। इसीलिए ऐसी अनॉमलीज ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर हम CRA रिपोर्ट के पोल्यूशन रैंकिंग्स की बात करें तो वो डेटा काफी अलार्मिंग है। हाँ, पोल्यूशन रैंकिंग्स, क्या नंबर्स हैं उसमें? मार्च 2026 के हिसाब से गुरुग्राम मोस्ट पोल्यूटेड सिटी रैंक हुई है, और पूरे फाइनेंशियल ईयर 25-26 में गाजियाबाद मोस्ट पोल्यूटेड थी। लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि सिर्फ 3 इंडियन सिटीज ने WHO की PM 2.5 लिमिट्स को मीट किया है। सिर्फ 3 सिटीज? ये तो वाकई अलार्मिंग डेटा है। पर अगर सेबी या RBI के डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेक्शंस की बात करें, जैसे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एसेज, तो उसमें ओनली 3 सिटीज मेट WHO लिमिट्स लिखना बहुत सॉलिड एविडेंस का काम करेगा। बिल्कुल, जेनेरिक बातों से कहीं ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ऐसे हार्ड फैक्ट्स का। अब इम्पॉर्टेंट डेज की तरफ देखें तो 3 बैक टू बैक डेट्स है। राइट। 8 अप्रैल को इंटरनेशनल रोमानी डे होता है, 9 अप्रैल को CRPF वैलर डे और 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। और इस साल वर्ल्ड होम्योपैथी डे की थीम है होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। ये दिन डॉक्टर सैमुअल हैनेमन को ऑनर करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। अच्छा, सैमुअल हैनेमन, ये क्रॉस मैचिंग के लिए अच्छा फैक्ट है। तो क्विक फैक्ट से बाहर निकलकर अब हम इस एपिसोड के स्कीम डीप डाइव पर आते हैं, जो इन एग्जाम्स का कोर सिलेबस होता है। हाँ, आज की पॉलिसी मैकेनिक्स ROSTL स्कीम पर फोकस करती है। रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज। ये स्पेसिफिकली टेक्सटाइल सेक्टर के लिए लाया गया है, राइट? एग्जैक्टली। इस स्कीम की एनाटॉमी को स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1 है प्रॉब्लम। एक्सपोर्टर्स को अनरिफंडेड एम्बेडेड टैक्सेस पे करने पड़ते थे, जैसे VAT, मंडी टैक्स या इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। जिनसे एक्सपोर्ट प्राइस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो जाता था। हाँ, GST के बाद भी ये लोकल टैक्सेस प्रोडक्ट की बेस कॉस्ट में चुपके से जुड़ जाते थे और इनका इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था। इसको एक रेस्टोरेंट के बिल की तरह समझ सकते हैं। जैसे मेन्यू में खाने की प्राइस बेस होती है, पर बिल आते आते हिडन सर्विस चार्जेस लग जाते हैं जो खाने को महंगा कर देते हैं। वैसे ही एक्सपोर्टर के लिए ये छुपे हुए टैक्सेस प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में महंगा कर देते थे। सही एग्जाम्पल है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप 2 में ROSTL आती है और ओल्डर RSL स्कीम को रिप्लेस करती है। फिर इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है? यानी स्टेप 3, क्या डायरेक्टली कैश दे दिया जाता है? नहीं, कैश पे आउट से फ्रॉड्स बढ़ते हैं। मैकेनिज्म ये है कि गवर्नमेंट टैक्स वैल्यू के बराबर
ई स्क्रिप्ट्स यानी डिजिटल क्रेडिट इशू करती है एक्सपोर्टर के अकाउंट में। आईसी गेट के थ्रू? हाँ, एक्सपोर्टर इस डिजिटल वाउचर का इस्तेमाल मशीनरी इंपोर्ट करते वक्त कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए कर सकता है या फिर किसी दूसरे इंपोर्टर को ट्रांसफर कर सकता है। ओ आईसी, जिससे ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है। और इसका फाइनल नतीजा यानी स्टेप 4 बनता है जीरो रेटेड एक्सपोर्ट्स। बिल्कुल, टैक्सेस माइनस हो जाते हैं और इंडियन टेक्सटाइल्स ग्लोबली प्राइस कंपेटिटिव बन जाते हैं। जीरो रेटेड एक्सपोर्ट्स का ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में क्रूशल है और ई स्क्रिप्ट्स का सिस्टम डिजिटल गवर्नेंस को प्रमोट करता है, जो आरबीआई ग्रेड बी इंटरव्यूज के लिए बहुत अच्छा टॉकिंग पॉइंट है। राइट। और एग्जाम फैक्ट्स के हिसाब से ये स्कीम 2019 में लॉन्च हुई थी। अब इसे सितंबर 30, 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए बजट में 5,000 करोड़ एलोकेट हुए हैं। और हाँ, डीजीएफटी पोर्टल्स के थ्रू एक एप्लीकेशन में मैक्सिमम 50 शिपिंग बिल्स ही अलाउ होते हैं। ये माइक्रो डिटेल्स, असर्शन, रीजनिंग क्वेश्चंस का प्राइम टारगेट होती हैं। इन नंबर्स को फर्मली याद रखना चाहिए। सही बात है। तो सारी थियरी और एनालिसिस हो गई। अब टाइम है रिटेंशन टेस्ट करने का। ध्यान से सुनिए और माइंड में आंसर्स लॉक करने की कोशिश कीजिए। नॉलेज चेक सेशन, राइट। लेट्स सी द क्वेश्चंस। ओके, तो पहला सवाल, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए इंडिया की प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है? ऑप्शंस हैं 7.6%, 7.1%, 6.9% या 6.6%। देखिए ऑप्शंस कितने क्लोज हैं। गेसवर्क यहाँ फेल हो जाएगा। एग्जैक्टली। दूसरा सवाल, कौन सा इंडियन बैंक रिसेंटली पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बना जिसने 1 लाख करोड़ रुपए का टोटल बिजनेस मार्क क्रॉस किया? ऑप्शंस एसवीसी बैंक, सरस्वत बैंक, कॉस्मोस बैंक या अभ्युदया बैंक। यहाँ भी हिस्ट्री के फर्स्ट्स वाला पैटर्न अप्लाई होता है। तीसरा सवाल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा सीट्स को 816 तक इंक्रीज करता है। डेलिमिटेशन किस साल के सेंसस पर बेस्ड होगा? 1971, 2001, 2011 या 2021? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के सेंसस ईयर्स को मिक्स किया गया है इन ऑप्शंस में। और आखिरी सवाल, इंडिया को यूएन इकोसॉक कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट के लिए किस टर्म के लिए इलेक्ट किया गया है? ऑप्शंस हैं 2025 से 2028, 2026 से 2029, 2027 से 2030 या 2028 से 2031। ये एग्जैक्टली वही फॉर्मेट और डिफिकल्टी लेवल है जो एपेक्स एग्जाम सेट करते हैं, जैसे जीडीपी फोरकास्ट या बैंकिंग माइलस्टोन्स। ये पैटर्न रिकग्निशन एग्जाम क्रैक करने की की होती है। हाँ, एग्जाम हॉल में ये ऑप्शंस डेंस ट्रैप्स की तरह लगते हैं, इसलिए इनफैक्ट ब्लॉक्स को सॉलिड करना जरूरी है। तो इस रिटेंशन चेक के बाद आज की इस डीप डाइव को कंक्लूड करने का वक्त आ गया है। राइट। मास्टर फाइल क्लोज्ड। देखिए, सक्सेस इन एपेक्स एग्जाम्स इज नॉट अबाउट रीडिंग एवरीथिंग, इट इज अबाउट रिमेंबरिंग द राइट थिंग्स। 10 अप्रैल का लेजर यहाँ कंप्लीट हो गया है। और इस कंपाउंड लर्निंग कर्व को सिक्योर करने के लिए ना इस फाइल को अगले 24 घंटों के अंदर दोबारा रिव्यू जरूर करना चाहिए। रिवीजन